नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना का संकट गहरा होता जा रहा है और ऐसे ऐसे नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं जिसके चलते समाज में कंफ्यूजन है। कई जगह डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। यानी नया स्ट्रेन जो है कई नए तरीकों से हमला कर रहा है और उसके चलते एक अफरा तफरी मची हुई है। ऑक्सीजन वगैरह की, बेड की कमी है, वो तो है ही। आखिरकार इन समस्याओं का हल क्या है? नई परिस्थितियों में किस तरह से कोरोना का इलाज किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि नई परिस्थितियों में एक पेशेंट, एक रोगी कैसे समझे कि उसको कोरोना हो गया है? तब तक कैसे इलाज शुरू हो जब तक कि कोई जाँच नहीं हो जाती। आज आरटी-पीसीआर के लिए लाइन लगी हुई है, एचआरसीटी के लिए लाइन लगी हुई है। बस कुछ सिम्पटम है, क्लिनिकल सिम्पटम है, क्या उसके बेसिस पे आज इलाज शुरू हो सकता है? इन सब बातों पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक सिंह को। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार शैलेश जी। जी। डॉक्टर अशोक सिंह से आप परिचित होंगे। पहले दौर में भी हमने कई बार इनके साथ मिलकर प्रोग्राम किया और उन्होंने रोगियों को, यहाँ तक कि डॉक्टरों को एक नई दिशा देने वाले कई सुझाव दिए और उसके चलते काफ़ी हद तक कोरोना के ट्रीटमेंट में सहायता भी मिली। ये शुरू से ही कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत सचेत हैं और उस पर जितनी स्टडी हो रही है, उसके साथ-साथ अपने हॉस्पिटल में भी इस पर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अशोक सिंह से हम सीधे सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है और वो ट्रेंड ये है कि किसी व्यक्ति का जब उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, आरटी-पीसीआर कराया गया तो वो नेगेटिव आया। हालाँकि उसको बुखार चल रहा था और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद अचानक उसका जो ऑक्सीजन लेवल है ड्रॉप होने लगा, 90 तक आ गया। फिर स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट शुरू किया तब भी नहीं रुक रहा था, वो 70 तक चला गया। और ये जो मुश्किल थी, ख़ास तौर पर यहाँ पर उन दिनों ये चल रहा था कि अगर आप एचआरसीटी करा भी लेते हैं तो 1 दिन 2 दिन के बाद रिपोर्ट मिलता था। तो ये जो नई एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है, उसके क्या कारण हैं? और कैसे इसको समझ करके तुरंत इसका इलाज शुरू किया जाए? देखिए शैलेश जी, जैसे आपने बताया कि पेशेंट को बुखार आया, तो इस पैंडेमिक टाइम में, कोरोना काल में किसी को बुखार आया है तो उसको पहला पॉसिबिलिटी कोरोना ही समझिए, चाहे उसका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए। और इसमें क्या होता है, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शुरुआत में बहुत माइल्ड इलनेस रहती है, पेशेंट को बॉडी एक, पेन, हेडेक रहता है, ये 5-6 दिन चलता रहता है और 5-6 दिन के बाद फिर बुखार बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है। तो अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि कोरोना है। जनरली होता क्या है कि जैसा आप बोल रहे हैं ना, सीटी नहीं होता, आरटी-पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, ये सब प्रोसेस में काफी डिले हो जाता है, काफी बड़ा हिस्सा लंग का इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है। जब भी हम बहुत लंग इन्वॉल्व होने के बाद, बहुत ऑक्सीजन ड्रॉप होने के बाद स्टेरॉइड चालू करते हैं तो इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लग जाता है। तो ये मत समझिए कि कोई इसके लिए हट के अलग ट्रीटमेंट है, अलग ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट डिले चालू किया इसलिए रिकवरी डिले हुई। ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड वही है कि ऑक्सीजन दीजिए, स्टेरॉइड दीजिए और एंटीकोगुलेंट दीजिए। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग को बचने के लिए। यस, अगर आपने सीटी से कंफर्म कर लिया है तब तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्वेश्चन कभी आता है, मान लो कि आपने कोरोना भी निगेटिव हो गया, सीटी भी निगेटिव हो गया, तब एक पॉसिबिलिटी है कि दूसरा बीमारी हो सकता है, लेकिन इस टाइम उसको सोचना ही नहीं है। कोई भी बुखार आए, ये कोरोना बुखार ही है, एकदम अलर्ट रहिए। जैसे 6वें-7वें दिन आपको बुखार खांसी बढ़े, आप तुरंत उसका सीटी कराइए। सीटी नहीं हो सकता है तो फिर अपना स्टेरॉइड लो डोज में जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको बीमारी जो बहुत मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में जाने से बच जाती है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी ये है कि एचआरसीटी नहीं भी हो रहा हो तो भी डॉक्टर की सलाह से जो है ट्रीटमेंट शुरू यस। कर देना चाहिए और यस। कोरोना मानकर शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा वही बीमारी फैल रही है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि पहले जो था कि ये माना जाता था कि बुखार होने के छठे 7वें दिन, जो कम से कम 5वें दिन के बाद छठे 7वें दिन जो है लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता था। अब जो है बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि तीसरे चौथे दिन ही इन्वॉल्व होने लगा है और काफ़ी 5वें छठे दिन तक, 8वें दिन तक तो पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में चला जा रहा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्या कोरोना के बिहेवियर में चेंज हुआ है, वायरस के बिहेवियर में चेंज हुआ है, और इसका इलाज जो है उसमें क्या सावधानी होनी चाहिए? देखिए, आपने वो चौथा दिन कहाँ से पकड़ा हो, चौथा दिन, छठवां दिन, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन, कि जो बीमारी का पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है ना, इतना माइल्ड होता है कि उसको आदमी पकड़ समझते नहीं कि बीमारी। हम तो सबको यही बोलते हैं कि आपको जरा भी तबीयत अच्छा नरम लगती है, जैसा रूटीन है, रूटीन से थोड़ा भी बॉडी पेन हो गया, थोड़ा भी हेडेक हो गया, और उसके 6-7 दिन बाद बुखार आ गया, तो समझिए कि वो आपका पहला दिन था। समझ गए ना? तो होता क्या है, जो आदमी पेशेंट आपको चौथा दिन बता रहा है, वो चौथा दिन नहीं है, उसका छठवां, सातवां, आठवां ही रहेगा, क्योंकि वो पहला जो इतनी माइल्ड सिम्टम थी कि उसको भूल जाता है। कभी कभी इतनी माइल्ड सिम्टम होते हैं कोई इग्नोर ही कर देता है। तो बीमारी का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा वेरिएशन वायरल लोड की वजह से हो सकता है, वायरल लोड ज्यादा है, थोड़ा आदमी प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन एज सच जो डे 1 सिम्टम है ना, ये डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही वेरी करता है। वायरस की वजह से जो बीमारी शुरुआत होती है ना, इतनी माइल्ड बीमारी है, इतनी माइल्ड सिम्टम होते हैं कि आदमी को पता ही नहीं लगता कि हम बीमार है। तो डे 1 हम लोग कई बार, हमारे यहाँ ओपीडी में पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कब से बुखार आ रहा है, बोले कल से बुखार आ रहा है। उसको 10 मिनट टाइम देते हैं, और बताओ उसके पहले क्या हुआ था, संडे क्या हुआ था, मंडे, हाँ बोलो संडे को हमको थोड़ा तबियत गड़बड़ लग रहा था, हमने क्रोसिन खाया, ठीक हो गया। हाँ, तो दैट वाज द डे 1। हमारे यहाँ वो नेक्स्ट मंडे आया, लेकिन संडे, ये संडे नहीं, नेक्स्ट संडे वाज द डे 1 फॉर हिम। तो ये समझिए कि क्लियर हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्लियर हिस्ट्री लेंगे तो आप उससे मत सोचिए, अगर उसको निमोनिया हो गया तो छठवां, सातवां दिन है ही है, वो हिस्ट्री छोड़ दीजिए, और उसको आप लो डोज स्टेरॉइड, अगर ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन उस समय से स्टार्ट कर दीजिए, वो वेट मत कीजिए छठवां दिन आएगा जब पड़ेगा। इन एनी टाइम अगर पेशेंट को बुखार बढ़ गया, खांसी बढ़ गया, आप उसी दिन सीटी करिए। भले पेशेंट बोलता है कि ये हमारा पहला दिन है, लेकिन एक्चुअली पहला दिन नहीं होगा, हो सकता है 5-6 दिन उसका एसिम्प्टोमेटिक पीरियड हो, उसको कुछ भी तकलीफ ना रहा हो, लेकिन जिस दिन वो प्रेजेंट कर रहा है खांसी बुखार से, वो लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो समझ लीजिए छठवां, सातवां दिन ही है उसके लिए। ठीक है ना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आमतौर पे रोगी ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका पहला दिन कौन था, और इसलिए वो छठा, सातवां दिन तय नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर-सी बात है कि जब आपका सिम्पटम दिखाई दे, तब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसकी जांच करनी चाहिए, और संभव हो तो जांच करके और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। एक बात और देखी जा रही है जी, एक बात ये भी देखी जा रही है कि जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, आमतौर पे ये माना जाता था कि ये वायरस जो है 10वें 12वें दिन के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, उसके बाद वायरस सीरियस कोई इलनेस देने की स्थिति में नहीं रहता है। कुछ मामलों में ऐसे भी देखे गए हैं कि वो 10वें 12वें दिन दोबारा अटैक कर रहा है। नहीं, उसमें कैसा, ये रेयर कंडीशन है, उसमें वायरल लोड उतना ज्यादा नहीं रहता। ये जो 10वें 12वें दिन जो भी आदमी को तकलीफ होती है, चाहे लंग में, चाहे और जो तकलीफ होती है, वो वायरस की वजह से नहीं होती, वो उसका मेल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। वायरस अटैक नहीं करता, वायरस उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में रह जाता है, ये बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन जो सेकेंड अटैक वायरस करता है, वो अटैक मत बोलिए, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। ये वायरस जो पहले का है वही पड़ा रहता है, किसी को डिले क्लियरेंस हो सकता है, उसको डिले क्लियरेंस बोलिए, अटैक मत बोलिए। और जो प्रॉब्लम है वो वायरस की वजह से नहीं है, वो इम्यून रिस्पांस की वजह से, निमोनिया हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, सीडी आ रहे हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो बिकॉज ऑफ मेल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस, बॉडी का जो प्रतिरोधक शक्ति है रॉन्ग डायरेक्शन में काम करती है, इसलिए उससे प्रॉब्लम चालू होते हैं। और वायरस डिले भी क्लियरेंस हुआ तो उससे बीमारी में बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है। कुछ मामलों में ये देखा जा रहा है कि खासतौर पे यंग लोगों में, क्योंकि उनको कोई सिम्टम दिखाई नहीं दिया और अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होने लगता है और बहुत नीचे चला जाता है, यहाँ तक कि वो सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। खासतौर पे यंग लोगों में हो रहा है कि लक्षण दिखे नहीं और ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम आ गया। जैसे मान लीजिए कोरोना था तो एसिम्प्टोमेटिक जैसा वो बिहेवियर था उसका, लेकिन अचानक ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगता है। हाँ, देखो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किया कि जो वायरस का जो इनिशियल 7 डेज होता है उसमें आदमी को कोई सिम्टम नहीं रहता, मतलब बहुत माइल्ड सिम्टम रहते हैं। वो माइल्ड सिम्टम धीरे धीरे ऑटोमेटिक 6वें 7वें दिन और कम हो जाते हैं। और जो निमोनिया डेवलप होती है इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, वो 7वें 8वें दिन चालू होती है। तो यंग पेशेंट में
जो निमोनिया में इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि पेशेंट को ऑक्सीजन कम रहता है लेकिन फिर भी उसको ज्यादा तकलीफ नहीं रहता है। तो एक बात तो है कि एकदम तकलीफ नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है, उसको थकान वीकनेस लग रही थी। हम इसीलिए आजकल सबको यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपको थोड़ा बॉडी पेन हेडेक 1-2 दिन होके चला गया और 5-6 दिन बाद आपका तबीयत पूरा परफेक्ट ठीक नहीं लग रहा है, तो आप जरूर कोरोना का टेस्ट कराइए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लक्षण नहीं मिलता कि आपको बहुत बुखार आएगा, बहुत खांसी आएगा। आपको सिर्फ कमजोरी लगना, खासकर कि ओल्ड एज में सिर्फ कमजोरी लगना, काम में मन नहीं लगना, या तो अब थोड़ा चलने में बहुत थकान लग जा रही है, इसको साधारण वीकनेस मत समझिए। इसको बराबर कोरोना का चेक करिए, एक्सरे कराइए, सीटी कराइए। अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आता है तो आप फ्री हो गए, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीटी स्कैन में गड़बड़ आता है तो आप उसी दिन से इलाज चालू करिए। ऑक्सीजन ड्रॉप होने का वेट मत करिए कि 90 नीचे गया हो गया, वो सिस्टम आने नहीं चाहिए। 94, 92, 93 तक मैनेज करना बहुत आसान है, उसके नीचे ऑक्सीजन जाता है तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन का ही नंबर आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कई बार इस पर बात की, और ये हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम टेस्ट करा लें, आरटी-पीसीआर करा लें, उसके बाद एचआरसीटी करा लें और कंफर्म हो लें कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। लेकिन जो भारत की स्थिति है, उसमें अनेक गाँव हैं, छोटे-छोटे कस्बे हैं, अब ये बीमारी वहाँ तक जाने लगी है और वहाँ ये दोनों सुविधाएँ नहीं हैं। मैं आपके सामने एक सवाल इस तरह से रखता हूँ कि जो गाँव में स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर वहाँ मौजूद है। तो वो थर्मामीटर से बुखार बता सकते हैं, मरीज अपना क्लिनिकल स्टेटस बता सकता है कि खांसी है कि नहीं, बाकी जो है और कोई तकलीफ है कि नहीं, ये बता सकता है। ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन और पल्स नाप करके बता सकता है। अब ये स्थिति आने लगी है धीरे-धीरे कि गाँव में सिर्फ इसी के आधार पर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि क्या बिना बाकी सारे जाँच के इलाज शुरू किया जा सकता है और किस स्थिति में किया जा सकता है? मैं यहाँ पर ये कहूँ कि डॉक्टर ऑनलाइन उसको उपलब्ध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना डॉक्टर के सलाह के वो अपने आप हाँ, इलाज हाँ। शुरू कर रहा है, डॉक्टर की सलाह है। लेकिन एचआरसीटी के लिए नहीं आ सकता, कोरोना का टेस्ट उसका वहाँ नहीं हो सकता है। तब कैसे स्थिति को सँभालेंगे? हाँ, जैसा आपने बताया कि जैसे हम लोग सब देख ही रहे हैं कि हॉस्पिटल फुल है, अभी बीमारी गाँव में पहुँच गई, गाँव में ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है, ब्लड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट लेट आता है, सीटी स्कैन नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आजकल चैलेंज है हम लोगों के सामने ये। आप अभी ये कोरोना काल में हर एक चीज़ बिल्कुल साइंटिफिक तो हो नहीं रही है, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए। एक वर्ड यूज करते हैं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। आप कोई भी दवा ले लीजिए, रेमडेसिविर ले लीजिए या कोई भी लीजिए, सब कुछ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है। ऐसे हम लोग भी अपना कुछ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल बना लेते हैं, प्रोटोकॉल फॉर इमरजेंसी यूज ओनली, कि हम लोग बाद में नहीं करेंगे लेकिन इस पीरियड में उसको करेंगे। उससे काफी लोगों को फायदा होगा, काफी लोगों की जानें बचेगी। जैसा अभी सब लोग भली भांति से परिचित है कोरोना का क्या लक्षण होता है, माइल्ड इलनेस, 8 दिन बाद जोर से बुखार और फिर खांसी, दम लगना चालू हुआ। तो अभी जहाँ कुछ सुविधा नहीं है, वहाँ 5-6 दिन बुखार होने के बाद डॉक्टर के सुपरविजन में स्टेरॉइड स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसको हम लोग ऐसा नाम दे सकते हैं, इमरजेंसी यूज प्रोटोकॉल, कि हम लोग ये प्रोटोकॉल सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए बनाए हैं। ये लोगों के भले के लोगों के फायदे देखते हुए बनाए हैं। इसमें हम लोग कोई मेडिकल लीगल इशू को नहीं डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेशेंट जिसको माइल्ड फीवर रहा और 5-6 दिन में ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 5-6 दिन में ठीक नहीं हुआ, उसका तकलीफ बढ़ने चालू हो गया, और डॉक्टर के सुपरविजन में उसको लो डोज स्टेरॉइड चालू करिए, जिससे कम से कम उसका प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज रुक जाए, उसका आईसीयू में जाने का नंबर बच जाए, हॉस्पिटलाइजेशन होने का नंबर बच जाए, ऑक्सीजन लगने का नंबर बच जाए। इसको करने में कोई हार्म नहीं है, एक्चुअली इसको करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा देश का। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने, क्योंकि ये कोरोना जो है गाँव-गाँव पहुँचने लगा है और ज़ाहिर-सी बात है कि गाँव-गाँव में ना तो कोरोना जाँच की व्यवस्था हो सकती है, ना एचआरसीटी की व्यवस्था हो सकती है। जो क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं उसी पर इलाज करना होगा। मैं कहूँगा उसको इस तरह यस, से कि आज से 40 साल या 50 साल पहले डॉक्टर जिस यस। तरह से इलाज करते थे, नब्ज़ देख कर के हाँ। इलाज करना होता था। रोगी जो बताता था उसके आधार पर दवाएँ लिखनी पड़ती थी। तो शायद हम कुछ मायने में इस वक़्त जो है कुछ दिनों के लिए उसी हाँ, स्टेज पर जाना पड़ेगा।
ये एक महत्वपूर्ण बिल्कुल। बात है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पेशेंट्स हैं और रूरल सेक्टर के जो जिन रोगियों को जो डॉक्टर्स देख रहे हैं फ़ोन के ज़रिए, आमतौर पे फ़ोन के ज़रिए ही होता है, व्हाट्सएप के ज़रिए होता है, कभी-कभी कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल भी वो कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। एक चीज़ और है कि जब हम गाँव की बात करते हैं, अभी तो स्थिति है कि दिल्ली में, लखनऊ में, बड़े-बड़े शहरों में ऑक्सीजन के लिए डेथ हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, हॉस्पिटल्स में नहीं है, घरों में नहीं है। क्या कुछ ऐसा तरीका है कि पेशेंट जो है अपने आप को ऑक्सीजन नहीं मिलने के बावजूद कुछ समय तक सर्वाइव करे, यानी तब तक जब तक कि उसको उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो जाती? अभी जब तक मॉडरेट डिजीज है, मॉडरेट डिजीज मीन्स निमोनिया है, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो घर पे रह के इलाज कर सकता है अपना। लेकिन जब ये ऑक्सीजन डाउन हो गया, ऑक्सीजन डाउन मतलब क्या है, 91 92 हो गया, तो उसको ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन, चाहे वो घर में ऑक्सीजन लगाना हम लोग एडवाइज नहीं करते, है, तो उसको हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन लगाना है। लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने में अगर टाइम है, तो घर पे अगर ऑक्सीजन है फॉर टेम्पोररी लगाए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके लिए मैन्यूअर कुछ बताए हैं उन्होंने, अभी देखो हर जगह अवेलेबल है मैन्यूअर, कि आप पेट के बगैर उल्टा लेटिए, उल्टा लेटेंगे तो उससे काफी लंग फ्री हो जाता है एयर के लिए। आप सीधा लेटते हैं तो बैक साइड में थोड़ा लंग कोलैप्स जैसा रहता है। जब भी पेट के बगैर लेटते हैं तो ऊपर का लंग क्लियर हो जाता है, तो ऑक्सीजनेशन थोड़ा बेटर हो जाता है। दूसरा, साइड से लेटिए, दूसरी साइड से लेटिए, बैठे रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मतलब हिम्मत नहीं हारिए। मतलब ये बीमारी कैसा है, बहुत हार्ट अटैक नहीं होता कि तुरंत आया 10 मिनट में आदमी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्लो 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 प्रोग्रेस चलती रहती है। और अगर आप उस समय तक अपना ये मैन्यूवर्स करते रहे, फिर जैसा कि प्रोनिंग बोलते हैं, साइड टू साइड टर्निंग बोलते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, ये सब करते रहिए, तो जरूर ऑक्सीजनेशन उससे बेटर रहेगा। और बहुत टाइम ऑक्सीजनेशन 91 92 रहता है, 100 मैन्यूअर करने के बाद 94 95 हो जाता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा इसमें। तो ये घर पे बैठ के एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, रात को सोने के टाइम हमेशा पेट के बगल सोए, बीच में जग करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, इससे बहुत फायदा होता है। बहुत लोगों को फायदा हुआ, काफी लोग ठीक हुए हैं, मतलब जो ऑक्सीजन थे बाईपाइप जाने से बच गए, तो इससे बहुत फायदा होता है। ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यानी इसका भी जो आपने बताया बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि कम से कम आपकी स्थिति खराब नहीं हो, उससे बचाने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। बाकी जो हाँ उपलब्धता नहीं है, तो जितनी देर में भी उपलब्ध हो, हम खाली बैठकर इंतजार नहीं करें, बल्कि अपनी तरफ से अपने हाँ, ऑक्सीजन लेवल को बचाने की कोशिश कोशिश करते रहे। करते रहें। डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी चैप्टर की तरफ चलता हूँ, और मेरा एक सवाल जो है वो ये है कि ऐसा कहा जा रहा है बार-बार कि एक थर्ड वेव भी आएगा और वो इससे भी खतरनाक होगा, और बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि आप थर्ड वेव की तैयारी कीजिए। तो क्या थर्ड वेव की आशंका है, और क्या वो सचमुच इससे भी भयानक होगा? हाँ, देखिए, आज की डेट में ये कोई नहीं बता सकता कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, उसकी सिवियरिटी क्या रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी समझ ये होना चाहिए कि हम लोग इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि थर्ड वेव जरूर आएगी, वो कभी भी आ सकती है, और सेकेंड वेव भी ज्यादा हो सकती है। इसको देखते हुए अपना प्रिपरेशन करिए। जैसे सेकेंड वेव में हम लोग लेट हो गए, तो हम लोग अपना गार्ड नीचे नहीं करेंगे, अपना 2 साल तक अपना जैसा है मेंटेन, वैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाते रहिए, बेड के नंबर बढ़ाते रहिए, और डॉक्टर्स को ट्रेनिंग, नर्सों की ट्रेनिंग, पैरामेडिक्स, सब अपना स्केलेट करते रहिए सिस्टम। कि नहीं आए अच्छी बात है, लेकिन अभी जैसा सेकेंड वेव हुआ वो नंबर थर्ड वेव में नहीं आना चाहिए। थर्ड वेव आए, नहीं आए, कम आए, ज्यादा आए, ये अलग चीज है। लेकिन हमारे समझ से जो हमको प्रिपरेशन करना चाहिए कि थर्ड वेव आएगी और इससे भयंकर आएगी, तो भी हम उसको फेस करेंगे इससे अच्छे। तो अपना प्रिपरेशन रहना चाहिए। कोई भी जो हम लोग सिस्टम बनाए हैं, कोई भी हॉस्पिटल बेड डिसमेंटलिंग मत करो, सब उसको मेंटेन रखो, 2 साल तक मेंटेन रखो, कि थर्ड आए चाहे फोर्थ आए, हम उसको अच्छे तरह से हैंडल करना चाहिए। और जैसा अभी फर्स्ट वेव हुआ, 6 महीने का गैप आ गया, सबने अपना गार्ड गार्ड लोअर कर दिया, मास्क लगाना भूल गए, इंडस्ट्री चालू हो गया, ये चालू हो गया, ये नहीं होना चाहिए। देखो, ये कोई भी साइंटिफिक साइंस नहीं बता सकता कि 100% आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन
हमको फायदा उसी में है कि हम प्रिपेयर्ड रहें कि आएगी, इससे जोर से आएगी तो भी हम उसको फेस करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सवाल मेरा ये है वैक्सीन को लेकर के, कि बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि भई वैक्सीन जिन लोगों ने लिया उनको भी तो संक्रमण दोबारा हो गया, तो अब हम वैक्सीन लें क्यों? वैक्सीन लेने की क्या ज़रूरत है? इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि वैक्सीन की कमी है वो तो अलग है, और वो शायद आने वाले समय में कमी खत्म हो जाएगी और भी कंपनियों के वैक्सीन आ रहे हैं। ये जो धारणा बन रही है कि वैक्सीन लेने वालों को भी ये संक्रमण हो रहा है इसलिए वैक्सीन ले ही नहीं, या एक संकट ये भी आ रहा है कि कोवैक्सीन लें, कोविशील्ड लें, अभी यही दोनों उपलब्ध हैं भारत में, और भी कुछ वैक्सीन आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, वैक्सीन चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों इफेक्टिव है। जो आपको लग रही है, जब आपका नंबर है उसको जरूर लगाइए, चूज करने के चक्कर मत पड़िए। जो दोनों अच्छी है, जब आपको मिल रही लगा लीजिए, नंबर 1। और वैक्सीन जरूर लगाइए। ये जो जिसको वैक्सीन लग गया उसको इन्फेक्शन हो गया, ये सब रेयर चीज है। रेयर चीज आजकल के मीडिया में एक चीज होता है, बहुत हाईलाइट हो जाता है, लगता है बहुत हो गया बहुत हो गया, लेकिन वैक्सीन से बहुत फायदे हैं। सबको वैक्सीन लेना है। जो उनका शेड्यूल टाइम आए, जब लगे, जब उनको उस टाइम पर अपना लीजिए, चाहे जो वैक्सीन मिले वो लीजिए। और वैक्सीन लेने के बाद जो सेकेंड इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत माइल्ड होता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो भी बहुत रेयर होता है। वैक्सीन से बहुत फायदे हैं, लेना जरूरी है, जरूर लीजिए। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ कि अगर वैक्सीन ले लें तो क्या थर्ड वेव से बचना आसान हो जाएगा या बचा जा सकेगा? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अभी आप ये देख रहे हैं कि इस वेव में ओल्ड एज का लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ, ओल्ड एज को इन्फेक्शन कम हुआ। उसका यही रीजन है कि मोस्टली ओल्ड एज के लोग जो है आगे काफी लोग इम्यूनाइज हो चुके हैं, इसलिए इसमें उनको इन्फेक्शन कम हो रहा है। अगर आप ले लेंगे थर्ड वेव फोर्थ वेव, हर में आपको फायदा रहेगा, इन्फेक्शन होने का डेफिनेटली कम रहेगा। वैक्सीन विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और मैं समझता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, आम दर्शक हैं, वो काफ़ी लाभान्वित होंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी समझ पाएंगे। ये एक जो महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि कोई भी टेस्ट संभव नहीं हो रहा है तो भी लो डोज में स्टेरॉइड शुरू करो, क्योंकि ये समय है पेशेंट के जीवन को बचाने का। सबसे पहले जिंदगी बच जाए तो साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो तो उसका इलाज तो अलग से हो ही सकता है, जाहिर सी बात है। एक बार जीवन बच जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह की महत्वपूर्ण जो सूचनाएं दी हैं आपने, मैं समझता हूं कि उससे हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों, सत्यहिंदी.com पर डॉक्टर अशोक सिंह के साथ हम बातचीत कर रहे थे, जो नवी मुंबई में मेट्रो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, सॉरी, नवी मुंबई में सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और कोविड के पेशेंट्स जो हैं उनके इलाज से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो हम उनका धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।